गुड मॉर्निंग एवरीवन। और विपुल सब लोग आ गए हैं? गुड मॉर्निंग सर। नरेंद्र जी नहीं आए हैं अभी हिमाचल से। उड़ीसा से सुशांत सर नहीं आए हैं। और बाकी अमृतसर के अगेंस्ट मेरे हिसाब से संदीप सर आए हैं। और राजस्थान से भी आ गए हैं शैलेश सर। अमिताभ गंगुली सर नहीं आए पर अपर्णा मैडम है, तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। अरेजर सर कॉन कॉल पे हैं, तो उनके अगेंस्ट में हो सकता है कि अमिताभ गांगुली सर इज आल्सो हियर। हाँ, अमिताभ सर भी आ गए। ठीक है, ठीक। हाँ अच्छा, मैं सबका सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये मीटिंग का मेन एजेंडा जो है वो आरपीएल पीएमकेवाई 3.0 एनएसजी सेंट्रल कंपोनेंट के लिए है। और इससे पहले हम लोगों ने एक मेल किया था जिसमें हमने सर्वे मतलब जो भी आपने टारगेट दिया है उसका 20% सर्वे का फॉर्म हमने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद हम ये टारगेट को पूरा करने के लिए कोई मोबिलाइजेशन एजेंसी के साथ हमें टाइप दिखाना, वो पंचायत हो सकता है, पार्षद बता सकता है कि हम मोबिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। और एक स्किल गैप है, मतलब जो हम आप लोग बना लेंगे अच्छी बात है, नहीं तो हम आपके रिकॉर्ड के हिसाब से स्किल गैप बनाएंगे। और चौथा जो है वो है एनएसडीसी आरपीएल 3.0 का वो टाइप 2 है, जिसमें हम कंपनी मोड में आरपीएल का टारगेट लेना चाहेंगे। तो मुद्दा मतलब 4 टॉपिक पे बात होगी, ब्रीफ से बात होगी। और मेरे हिसाब से सबने वो मेल देख लिया होगा। और अगर कोई डाउट है उस मेल के रिगार्डिंग या कुछ तो आप आज क्वेरी लास्ट में कर सकते हैं। तो मैं विपुल से बोलता हूँ। विपुल, एक एक करके टॉपिक को पहले पीएमकेवाई 3.0 एनएसडीसी का आरएफपी जो आया है और हमने क्या मेल किया है और हम क्या उनसे चाह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या टॉपिक। जो पहला टॉपिक है मोबिलाइजेशन, सर्वे फॉर्म, मोबिलाइजेशन एंड स्किल गैप, एंड लास्ट में है टाइप 2 के लिए एम्प्लॉयर टाई अप। तो चारों बातों से थोड़ा ब्रीफ करके इसको तुम विपुल स्टार्ट कर सकते हो। विपुल। ओके सर। सब लोग एक सेकंड विपुल, एक सेकंड। मैं चाहूंगा सब लोग म्यूट पे रहें, दिक्कत नहीं है, पर सबके चेहरे विजिबल रहें। मतलब आप अपना अपना वीडियो ऑन कर लें सब लोग। अगर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है तो आप ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज मैं चाह रहा था कि सब लोग ऑन रखें। ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, आरपीएल का आरएफपी अभी एक लाइव है पीएमकेवाई 3 का सेंट्रल कंपोनेंट के लिए। तो इसी रिगार्ड्स में हमने ये मीटिंग आज अरेंज करी है। कुछ बेसिक क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में कुछ स्टेट से, उनको मैंने कोशिश करी है इस मीटिंग के अंदर कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा पाएँ। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज रहेगी तो हम आज ही उनको डिस्कस करके क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास में। और ये जो टारगेट मिलेंगे हमको, ये अभी खाली सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए मिलेंगे। मतलब हमको मार्च से पहले पहले इनको क्लोज करना है। लेकिन इन टारगेट्स के बेसिस पे, इस पे जो हमारी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे फिर हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो टारगेट रहेंगे, जो बल्क में आएंगे, उनके लिए प्रपोज करना है। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज आरपीएल। कुछ लोगों को आरपीएल में क्वेरी थी कि इस प्रोजेक्ट में हम कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, बेनिफिशियरीज कौन होते हैं, कितना पे आउट मिलता है। ये हम डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स ऑफ आरपीएल, कितने टाइप का आरपीएल है। इसमें जो पीएमकेवाई 2.0 के अंदर टाइप्स था वही टाइप्स है, पर उनमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, वो मैं आपको जैसे से आगे बढ़ेगी मैं बताता जाऊंगा। जो आरपीएल का आरएफपी अभी निकला है सेंट्रल कंपोनेंट के लिए, इसमें सिर्फ टाइप 1 एंड टाइप 2 के लिए हम टारगेट प्रपोज कर सकते हैं। तो इस आरएफपी की स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, और टाइप 1 एंड टाइप 2 के प्रपोजल के लिए स्टेट से जो डेटा हमको रिक्वायर्ड है, स्टेट टीम से, वो हम डिस्कस करेंगे। और आगे चल के अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज आरपीएल। आरपीएल बेसिकली पीएमकेवाई स्कीम का ही एक कंपोनेंट है। पीएमकेवाई स्कीम के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक स्पेसिफिक पीएमकेवाई सेंटर्स, एक पीएमकेके सेंटर्स
थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो आरपीएल होता है। इसके अलावा एक कंपोनेंट अलग होता है स्पेशल प्रोजेक्ट, जिसका भी एक आरएफपी अभी लॉन्च हुआ है। हो सकता है हम आने वाले 2 या 3 दिन के लिए इसके लिए भी एक आपसे मीटिंग करेंगे, पर अभी हम आरपीएल की बात करते हैं। आरपीएल में बेसिकली हमारा फोकस उन लोगों पे होता है जो ऑलरेडी किसी जॉब रोल्स में काम कर रहे हैं। यानी अगर कोई वेल्डर है जो वेल्डिंग का काम करता है, उसको पूरी नॉलेज है कि वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए, वेल्डिंग करना उसको आता है सारी चीज़ें, लेकिन उसके पास में उस जॉब रोल से रिलेटेड कोई भी स्किल सर्टिफिकेट नहीं है या कोई भी लर्निंग सर्टिफिकेट नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके कि मैंने काम सीखा है इसे। या फिर कोई ऐसा रिटेल वाला बंदा है जिसने अपना 10th या 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में किसी मॉल के अंदर जाके या किसी आउटलेट में जाके उसने रिटेल का काम करना चालू किया, रिटेल सेल्स एसोसिएट का या डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन का, लेकिन उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम ऐसे कैंडिडेट्स को जिनको की प्रायर नॉलेज होती है वो जॉब रोल्स की, लेकिन अनसर्टिफाइड कैंडिडेट्स रहते हैं, इन पे फोकस करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, इनकी स्किल गैप्स हम फाइंड आउट करते हैं कि डोमेन नॉलेज तो इनके पास में होती है कि एक्चुअली क्या क्या करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो क्यूपी बनाती है सेक्टर स्किल काउंसिल्स, उसमें कौन कौन सी स्किल्स और ऐसी हैं जो इनकी नॉलेज के से मिसिंग है, ऐसे स्किल्स को आइडेंटिफाई करके और इनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो स्किल गैप्स हैं वो उनको हटा दिया जाए और उनकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के अंदर एनहेंसमेंट आए। टाइप्स ऑफ आरपीएल पे आते हैं तो बेसिकली आरपीएल के 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जो रहता है ये रहता है आरपीएल का कैंप बेस्ड। कैंप बेस्ड मतलब किसी भी एक टेम्परेरी कैंप हम किसी भी लोकेशन पे जाके जहाँ पे हम कैंडिडेट्स को मोबिलाइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, वहाँ पे एक टेम्परेरी कैंप हम स्टैब्लिश करते हैं। ये कैंप हम कहीं पे भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई अपना खुद का सेंटर है जो उस लोकेशन पे काम कर रहा है, हम उसके यहाँ पे उस सेंटर में जो कोई हॉल है उसमें अपन कैंप बना सकते हैं। अगर ऐसी कोई जगह है, किसी विलेज पे हम जा रहे हैं, किसी नेबर एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे हम कैंडिडेट को मोबिलाइज कर देंगे, लेकिन हमारे पास में खुद का कोई इंफ्रा नहीं है, तो हम गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कैंप स्टैब्लिश कर सकते हैं, या सरपंच से बात करके जो पंचायत भवन है उसमें अपन ये कैंप लगा सकते हैं। हमको कुल मिला के एक जगह चाहिए रहती है जहाँ पे हम जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है एक बैच के अंदर, उनको कोविड-19 का प्रोटोकॉल जो है उसके हिसाब से 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे बिठा के और ट्रेनिंग दे पाए। कैंप मोड के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जहाँ पे भी हम कैंप लगाते हैं उस कैंप का जो एसआईपी पोर्टल है उस पर एक्रीडेशन एंड एफिलिएशन जरूरी नहीं होता है। ये एक बेसिक बहुत अच्छी चीज रहती है जिससे कि हमको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस उस कैंप को एस्टेब्लिश करने में नहीं जाता है, ना हमारा कोई एक्स्ट्रा टाइम ऐसा खर्च होता है इसके ऊपर। मैंडेटरी इक्विपमेंट की एक लिस्ट है जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। अगर हम कोई भी सेंटर एसआईपी पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं तो एसएससी की एक मैंडेटरी इक्विपमेंट की लिस्ट होती है। अगर हम पीएमकेवाई सेंटर या कोई दूसरा सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं, एसआईपी पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं, तो एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी में सारे मैंडेटरी इक्विपमेंट वहाँ पे अरेंज होने चाहिए जब फिजिकल इंस्पेक्शन होता है। लेकिन आरपीएल के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो मेन इक्विपमेंट हैं जो एसएससी रिकमेंड करती है कि आरपीएल ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए आपको कम से कम ये इक्विपमेंट अरेंज करने हैं, वो 5, 10, 15 की क्वांटिटी में हो सकते हैं, और सिंगल इक्विपमेंट हम एक अरेंज करके उस कैंप में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात है, 12 घंटे की हमको ट्रेनिंग उनको ओरिएंटेशन आवर्स में प्रोवाइड करनी पड़ती है जो मैंडेटरी है आरपीएल के लिए। इसमें 6 घंटे की हमको डोमेन ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है जो उनके जॉब रोल से सेक्टर स्पेसिफिक जॉब रोल से रिलेटेड होती है। देन 4 घंटे की हमको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसमें उनको सिखाते हैं कि कैसे सॉफ्ट स्किल्स को अपनी अच्छा कर सकते हैं वो, और इसके अलावा अगर वो कहीं पे काम कर रहे हैं तो खुद की सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी के लिए वो क्या क्या काम कर सकते हैं। इसमें हम उनको जानकारी देते हैं मुद्रा लोन के बारे में कि आप कैसे वो मुद्रा लोन ले सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीजें। और जो अदर दूसरी अगर स्टेट स्पेसिफिक कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम चल रही है तो उसके बारे में हम इनको बताते हैं। रिमेनिंग जो 2 आवर रहते हैं उसमें हम इनको असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा फ्रेंडली कराते हैं कि उनका बताते हैं कि असेसमेंट आपका कैसे होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हैं जो आपको अपने साथ में लेके आने पड़ेंगे। उनके पास में उनका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, उनको आरपीएल किट जो हम प्रोवाइड करेंगे, एक बेसिक टी शर्ट एंड कैप होती है वो पहन के आना पड़ेगा, और 2 घंटे में हम ये प्रोवाइड करते हैं। ये 12 आवर्स का ओरिएंटेशन कोर्स ये मैंडेटरी हमको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम चाहें तो ब्रिज कोर्स जो अप टू 68 आवर्स हो सकता है,
वो ऐड कर सकते हैं। पर क्योंकि अभी हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, मार्च का में 1 ही महीना है हमारे पास में ये टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए, तो हम अभी इसमें प्रिंस कोर्स इंक्लूड नहीं करेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे इसमें आरपीएल किट हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसमें एक बेसिक टी शर्ट एंड कैप हमको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हम चाहें तो उनको एक नोटपैड पेन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, आईडी कार्ड उनको प्रोवाइड करा सकते हैं और स्किल बैच प्रोवाइड कर सकते हैं। टीओटी सर्टिफाइड ट्रेनर मैंडेटरी है। आप कहीं पे भी अभी जो आरएफपीज आए हैं इसमें प्रपोज करने के लिए ही आपको टीओटी सर्टिफाइड ट्रेनर आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका प्रपोजल वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। टोटल पे आउट जो आरपीएल टाइप 1 के अंदर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को मिलता है वो 2000 रुपीज पर सक्सेसफुल कैंडिडेट है। ये पहले डिफरेंट हुआ करता था। पीएमकेवाई 2 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जॉब रोल्स के लिए अलग पे आउट था, जो सर्विस बेस्ड जॉब रोल्स हैं उनके लिए अलग पे आउट था। लेकिन अभी पीएमकेवाई 3 की गाइडलाइंस है, इसमें आरपीएल टाइप 1 के लिए पीआई पे आउट 2000 रुपीज पर सक्सेसफुल कैंडिडेट है। ये था टाइप 1। अब हम आते हैं आरपीएल टाइप 2 पे। ये टाइप एम्प्लॉयर प्रीमाइसेस में हमको ट्रेनिंग करानी पड़ती है। इसके लिए किसी भी एम्प्लॉयर से जाके हमको टाई अप करना पड़ता है। एक स्पेसिफिक जॉब रोल के कम से कम 20 कैंडिडेट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैंडिडेट्स का एक बैच हम बना सकते हैं। इसमें बेसिक चीज़ ये है कि जो ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड करानी पड़ेगी वो एम्प्लॉयर की प्रीमाइसेस में ही कंडक्ट करानी पड़ेगी। यानी कि जो एम्प्लॉयर हमसे चाहता है कि हम उनके एम्प्लॉइज़ को आके ट्रेनिंग दें, प्रोवाइड कराएं, उनको सर्टिफिकेशन करवाएं, उसके लिए ट्रेनिंग स्पेस एम्प्लॉयर को ही प्रोवाइड करानी पड़ेगी। लैब इक्विपमेंट एम्प्लॉयर अगर प्रोवाइड कराता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवाता है उसके पास में कुछ इक्विपमेंट कम है तो वो हमको अरेंज करेंगे पड़ेंगे, लेकिन ये करने पड़ेंगे हमको कहाँ पे, एम्प्लॉयर के प्रीमाइसेस पे। ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो रहेगी वो इसमें 2 टाइप होते हैं। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन आवर्स में हम जा रहे हैं तो एक तो जो नॉर्मल अपने डिस्कस किया अभी 12 घंटे की ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये हम ऐसे कराते हैं कि 6 घंटे की ट्रेनिंग एक दिन, 6 घंटे की ट्रेनिंग दूसरे दिन, 12 घंटे पूरे हुए, उसके बाद में तीसरे दिन हम असेसमेंट करवा लेते हैं। इन केस अगर एम्प्लॉयर के हिसाब से वो अपने कैंडिडेट्स को, उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको 12 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं करवा सकता ट्रेनिंग के लिए, तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन होता है 4 आवर्स की ट्रेनिंग का, जो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाती है और सेकंड दिन का असेसमेंट हो जाता है। अगर हमारे पास में असेसमेंट एजेंसी भी ओके है और एम्प्लॉयर भी ओके है तो हम सिमिलर डे भी असेसमेंट करा सकते हैं। पर क्योंकि असेसमेंट थोड़ा सा टाइम लेता है, बैच आरपीएल का थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए हम असेसमेंट सेम डे नहीं कराते, नेक्स्ट डे कराते हैं। और ब्रिज कोर्स हम इसमें भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें भी टीओटी सर्टिफाइड ट्रेनर मैंडेटरी है और पीआई का पे आउट जो जाएगा वो अगर 12 घंटे की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराते हैं कैंडिडेट को तो 1700 पर सक्सेसफुल कैंडिडेट, एंड अगर 4 घंटे की ट्रेनिंग कराते हैं तो 1200 रुपीज पर सक्सेसफुल कैंडिडेट। इस हिसाब से अगर सिद्धार्थ सर के साथ जो हमारी अभी मीटिंग हुई थी कल, सिद्धार्थ सर भी यही चाह रहे थे कि हम आरपीएल टाइप 2 के लिए थोड़ा काम करना शुरू करें। अभी तक हमने आरपीएल टाइप 2 में कुछ खास काम नहीं किया, आरपीएल टाइप 1 और टाइप 3 में ही हमने काम किया है। तो हम चाह रहे थे कि आप आपके स्टेट के अंदर ऐसे जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास में सफिशिएंट मैन पावर है, उनसे जाके एक बार बात करें, उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड रहेगी, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और हम कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉयज़ को 1 डे ट्रेनिंग वाला जो मॉड्यूल है 4 घंटे की ट्रेनिंग वाला, उसमें कन्वर्ट करके और उन्हीं के एम्प्लॉयर में हम उनके प्रीमाइसेस में ट्रेनिंग कर पाएँ। इसके अलावा 3 टाइप्स और होते हैं आरपीएल के। थर्ड टाइप होता है आरपीएल 3, आरपीएल बाय डिमांड। इसमें ट्रेनिंग हमको अपने एग्रीगेटेड एंड एफिलिएटेड जो सेंटर्स होते हैं इस पे ही करवानी पड़ती है। ये ऑन डिमांड भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक जितने भी पीएम के सेंटर्स हैं उनके पास में जॉब रोल्स की एक लिस्ट भेजती है और हमसे पूछती है कि आप कितना टारगेट इसमें जॉब रोल में आरपीएल के लिए करना चाहते हैं, तो हम खुद भी उनसे डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो डीएससी के थ्रू जाके भी डिमांड कर सकते हैं अपने सेंटर्स पे। ऑल्दो कुछ स्टेट स्किल मिशंस में आरपीएल टाइप 3 को आरएफपी में भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि एग्जांपल के लिए एमपी। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, पीएमकेवाई 3.0 के अंदर एक चीज और ऐड की गई है कि अगर किसी भी स्टेट में या सेंट्रल कॉम्पोनेंट में 5 टाइप के लिए आरपी टाइप के लिए प्रपोजल निकलता है या 4 टाइप के लिए प्रपोजल निकलता है, तो भी कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मैक्सिमम 2 टाइप के लिए ही प्रपोजल अपना सबमिट कर पाएगी। अगर आरपीएल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के लिए कहीं पे आरएफपी निकला है और आप तीनों में काम कर सकते हो, तो भी
आपको काम कोई भी 2 टाइप सिलेक्ट करके ही अपना प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। देन आरपीएल टाइप 4 ये बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर होता है। इसमें हमने आईसेट में भी काम किया हुआ है मैनेजमेंट एसएससी के थ्रू। इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम के इंडस्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करवा सकती हैं। हमने अभी जो इसमें काम किया हुआ है वो एसएससी के थ्रू किया हुआ है। अदरवाइज हम इसमें डायरेक्टली भी प्रपोज करके और टारगेट ले सकते हैं। इसमें एसएससी के थ्रू अगर हम जाते हैं तो मेन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो रहती है वो एसएससी खुद रहती है, और हमको एक प्रोजेक्ट फैसिलिटेटेड एजेंसी के तौर पे पे आउट मिलता है। पीआईए को जो पे आउट मिलेगा वो 1200 रुपीज पर सक्सेसफुल कैंडिडेट रहेगा। और एसएससी के ऊपर से हम बात करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अपना फैसिलिटेटेड एजेंसी का पे आउट डिसाइड कर सकते हैं। देन आरपीएल टाइप 5 ऑनलाइन आरपीएल लेता है। इसमें एक डिमांड एग्रीगेशन पोर्टल लॉन्च किया है एनएचजीसी ने। उसमें कैंडिडेट खुद जाके जो जॉब रोल्स अवेलेबल हैं जिनकी 100% ट्रेनिंग ऑनलाइन हो सकती है, उसमें खुद जाके वो जॉब रोल सेलेक्ट कर सकता है और टीपी भी सिलेक्ट कर सकता है, और उसकी पूरी ट्रेनिंग जो रहेगी वो ऑनलाइन ही होगी। इसमें अगर जिस भी टीपी के थ्रू वो जाके ट्रेनिंग करता है, मेजरली इसमें टारगेट जो जाता है वो पीएमके को ही जाता है। जिस स्टेट का कैंडिडेट है उसका डेटा ऑटोमेटिकली जो लोकल पीएमके के हैं उनके पास में बाइफरकेट हो जाता है। इसमें पे आउट जो मिलता है वो 1200 रुपीज पर सक्सेसफुल कैंडिडेट के दिए जाता है। तो ये आरपीएल टाइप के टाइप्स थे, 5 टाइप्स थे। इसमें हमको मेजर जो फोकस करना है वो आरपीएल 1 पे करना है, 2 पे करना है, आरपीएल 3 पे ऑलरेडी हमारे पीएमके केस है, एंड आरपीएल 4 पे भी हम आगे चल के आने वाले फाइनेंशियल ईयर में काम कर सकते हैं। अभी हम आते हैं जो करंट आरपीएल आईपी आया हुआ है इसके ऊपर। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये आरएफपी लॉन्च हुआ था जनवरी 22, 2021 में। इसका सबमिशन मोड रहेगा ऑनलाइन। इनका एक आरएफपी पोर्टल लॉन्च होगा। ये लॉन्च होना था 31 जनवरी को, लेकिन अभी तक ये लॉन्च हुआ नहीं है। इसकी क्लोजिंग डेट जो रहेगी पोर्टल की प्रपोजल सबमिशन की वो 15 डेज रहेगी जिस दिन से पोर्टल लॉन्च होगा। तो जो टेंटेटिव डेट इन्होंने दी थी आरएफपी के अंदर वो 15 फेब थी, पर क्योंकि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है तो ये डेट जब भी वो लॉन्च होगा उससे 15 दिन आगे तक एक्सटेंड जाएगी। इस आरपीएल में ट्रेनिंग अटेंडेंस बायोमेट्रिक डिवाइस पे कैप्चर करनी है। कैंप मोड में कैसे डिवाइस कैप्चर करनी है ये एक हमारी क्वेरी रहेगी, जो आरएफपी का पोर्टल जब लॉन्च हो जाएगा तो हम एनर्जी से क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी रहती हैं जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं होता है कैंप मोड में, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस कैसे काम करेगी और अटेंडेंस कैसे कैप्चर करेंगे, या वहाँ पे कोई हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी क्या मैनुअल अटेंडेंस की, ये हम एक बार कैप्चर कर एक डिस्कस करेंगे एनर्जीसी से, एंड जो भी उसका आउटकम आएगा वो आपको अकॉर्डिंगली हम रिपोर्ट करेंगे। एज ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आरपीएल के अंदर जो रहती है वो 18 to 45 ईयर्स रहती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को हम एनरोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट के हिसाब से वर्किंग एज ही रहती है वो 18 ईयर्स रहती है। फिर भी हम सेफर साइड पे 19 to 20 ईयर्स के कैंडिडेट्स के को एनरोल करने के लिए आपको रेफर करते हैं। आरपीएल टाइप 2 की अगर हम बात करें तो वो ही एम्प्लॉइज एलिजिबल होते हैं आरपीएल टाइप 2 के लिए इस आरएफपी में जो अपनी करंट एम्प्लॉयर के साथ में 6 महीने से ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने आज या कल या 1-2 महीने पहले ज्वाइन किया कंपनी को, तो वो आरपीएल टाइप 2 के अंदर आरपीएल सर्टिफाइड नहीं हो पाएगा। देन रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्लियर होनी चाहिए आरएफपी के अंदर कि जिस एम्प्लॉय को वो आरपीएल करवाना चाहते हैं अपने प्रीमाइसेस में, वो उनका परमानेंट एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा हुआ है। टीओटी सर्टिफाइड ट्रेनर इसमें भी मैंडेटरी है। अब इसमें एक लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। वैसे आपको जो लास्ट टाइम हमने मेल भेजा था उसमें भी एक लिस्ट हमने टेंटेटिव दी हुई थी कि किस रोल के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रेनर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, और उसमें हमने कहा था कि अगर आप इसके अलावा भी कोई जॉब रोल सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो आपको या तो उसके लिए लोकली कोई टीओटी सर्टिफाइड ट्रेनर अरेंज करना पड़ेगा, या फिर आप किसी ऐसे बंदे को आइडेंटिफाई करके रखिए जो एक बार में ही टीओटी क्लियर कर पाए, मतलब उसके पास में इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, या फिर हम कोई ऐसा कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे या फिर कोई दूसरा टीपी अगर हमको प्रोवाइड कर सकते हैं तो उस ट्रेनर को हम अवेलेबल करवा पाए। पर क्योंकि
अभी हमारे जो एसएससी से जो और भी प्रोजेक्ट के लिए टीओटी की जो बात चल रही है, तो एसएससी के पास में अभी इतना है नहीं उनके पास में डिमांड टीओटी की कि वो कंटिन्यूस बेसिस पे टीओटी का शेड्यूल रेगुलेट करें। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप वो ही जॉब रोल वापस से सिलेक्ट करें जिसमें हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर है। एक लिस्ट हम आपको आज शाम तक या मोस्ट पॉसिबली कल दोपहर तक शेयर करेंगे, जिसमें हर स्टेट के अंदर, हर जॉब रोल के अंदर और हर सेक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीओटी सर्टिफाइड ट्रेनर जिनके सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी है हमारे पास में, वो शेयर कर देंगे। हम आपको हम यही चाहेंगे कि आप उन जॉब रोल्स में से ही कोई जॉब रोल सिलेक्ट करके और अपना टारगेट और जॉब रोल जितना आप करना चाहते हैं इस लोकेशन पे, वो हमसे वापस से एक बार शेयर कर पाए। अब हम आते हैं डेटा रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टेट टीम। आपसे जो डेटा हमको चाहिए, आरपीएल टाइप 1 में इस बार मेजर फोकस किया गया है सैंपल सर्वे पे। सैंपल सर्वे हम क्यों करते हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस भी लोकेशन पे जो जहाँ पे हम आरपीएल प्रपोज करते हैं उस पे हम एक जितना टारगेट हम प्रपोज करना चाहते हैं, अगर 100 का टारगेट प्रपोज कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी। ऐसे 10 लोग जो उसी जॉब रोल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनसे बात करके एक आपको सैंपल सर्वे का डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। इस डेटा को हम बेसिकली सिर्फ इसलिए कंडक्ट करते हैं कि हमको उनके स्किल गैप्स पता पड़ जाए। स्किल गैप्स के बेसिस पे ही हमको ओरिएंटेशन कंटेंट के डोमेन में सेक्टर में क्या पढ़ाएंगे ये डिसाइड होता है। और इस बार मेजर फोकस जो आरएफपी का वैल्यूएशन जाएगा वो ओरिएंटेशन या सैंपल सर्वे के बेसिस पे ओरिएंटेड कंटेंट जो हम डेवलप करेंगे उस पे जाएगा। इसलिए इस बार जरूरी है कि हम ऑथेंटिक सर्वे कंडक्ट करें सारी लोकेशंस पे जहाँ पे काम करना चाहते हैं। अगर आप 200 का भी टारगेट प्रपोज कर रहे हैं उस लोकेशन पे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों से बात करना पड़ेगा। और कुछ खास डेटा हमको उनको चाहिए नहीं रहता। मैंने एक आपके एग्जाम्पल के लिए एक सैंपल बना के रखा हुआ है। अगर हम एमपी में टारगेट प्रपोज कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम है रायसेन, लोकेशन ऑफ आरपीएल लोकेशन जहाँ पे हम करना चाहते हैं वो है अब्दुल्लागंज। तो हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम राजकुमार है, उनका आधार हम लेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, एक्सपीरियंस कैंडिडेट का उस जॉब रोल में कितना है वो हमारे को पता होना चाहिए, और टोटल एक्सपीरियंस और ऑल ओवर उसका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो कितना है वो पता होना चाहिए। और इसके बाद में हम जाएंगे मिसिंग नॉस या स्किल गैप्स पे जो उस बंदे को नहीं पता था। ये बंदा रिटेल सेल्स एसोसिएट में काम करता था। अगर हमने इससे बात करी, जब से पूछा कि अगर आप किसी आपकी जिस जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसमें थोड़ी सी स्पार्किंग हो रही है तो आप क्या करोगे, तो उसने कहा कि मैं वो कंप्यूटर छोड़ के किसी दूसरे कंप्यूटर पे चला जाऊंगा काम करने के लिए। लेकिन वो अपने सुपरवाइजर को ये रिपोर्ट नहीं करेगा कि वो कंप्यूटर खराब है, उसमें थोड़ी स्पार्किंग हो रही है, आप एक बार इस चीज को चेक कर लीजिए। यानी उसके पास में हेल्थ एंड सेफ्टी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसके पास में नॉलेज मिसिंग, ये उसका स्किल गैप हो गया। सेकेंड थिंग, हमने उससे पूछा कि आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में पता है क्या। अगर आप किसी के आपके जो क्लाइंट है या जो भी कस्टमर आया हुआ है उसके पास में कैश नहीं है या वो कैश कैरी नहीं कर रहा है और ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है, तो आप किस मोड से लोगे। तो बोलता है कि मेरे को तो नहीं पता कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है और मैं भरोसा भी नहीं करता, मैं कैश ही लूंगा। यानी उसको जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन पेमेंट के, भीम एप्लीकेशन हुआ, गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इन दोनों स्किल मिसिंग के ऊपर ही हम अपना ओरिएंटेशन कंटेंट बताएंगे। हम 6 घंटे जो उसको डोमेन ट्रेनिंग देंगे उसमें उसको ये बताएंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए। अगर उसके जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, काम रहना चाहिए, अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्या से क्या डॉक्यूमेंटेशन उसको मेंटेन करने चाहिए ऐसे टाइम पे। सेकेंड थिंग, हम उसको बताएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में जिसके थ्रू वो पेमेंट अपना ले सकता है या पेमेंट पे कर सकता है। इसके अलावा जो बाकी सॉफ्ट स्किल्स वाली चीज़ है और एंटरप्रेन्योरशिप वाली, वो सारे जॉब उसके लिए सेम रह सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मेन जो स्किल गैप्स हमको मिलेंगे इनके बेसिस पे हमको 6 घंटे का जो डोमेन कंटेंट है वो तैयार करना रहेगा। तो ये एक सैंपल सर्वे का मैं एग्जांपल आपके लिए तैयार किया था। इसके बाद में भी अगर कोई आपका क्वेरी होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं एट द एंड। देन सेकेंड चीज जो आपसे रिक्वायरमेंट है हमको, वो है मोबिलाइजेशन टाई अप। क्योंकि हम किसी भी आरएफपी प्रपोजल के अंदर मोबिलाइजेशन एजेंसी आईसेट को ही दिखाते हैं, हम किसी भी भारी मोबिलाइजेशन एजेंसी को हायर नहीं करते हैं मोबिलाइजेशन के लिए।
इसलिए हमको ये शो करना पड़ता है कि हम मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे, या हमको कौन कौन सोसाइटी या गवर्नमेंट के अथॉरिटीज हेल्प करने वाले हैं हमारे मोबिलाइजेशन के लिए। तो जिस भी लोकेशन पे हम टारगेट प्रपोज कर रहे हैं, उस लोकेशन पे जाके अगर वीडियो होते हैं तो वीडियो अगर हमको लिख के दे दे अपने लेटर हेड पे कि हाँ अगर ऐसे कोई टारगेट मिलता है इस लोकेशन पे इस जॉब रोल के लिए तो मैं इनको हेल्प करूंगा। या सेकेंडली अगर कोई विलेज है तो वहाँ के सरपंच हमको लिख के दे दें अपने लेटर हेड पे कि अगर टारगेट मिलता है तो मैं डेफिनेटली एसेट को हेल्प करूंगा मोबिलाइजेशन करने के लिए। अगर कोई यूनियन है जो उस जॉब रोल में काम कर रही है, जिस जॉब रोल के लिए हम टारगेट प्रपोज कर रहे हैं, तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। कोई कंपनी है जो हमको हेल्प करना चाहती है टारगेट मोबिलाइजेशन की, तो हम उनसे ले सकते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं भी है तो भी हम लोकली जो एनजीओज काम करते हैं उस लोकेशन के अंदर, उनसे हेल्प थोड़ी सी मांग सकते हैं। उनको सिर्फ अपने लेटर हेड पे हमको ये लिख के देना पड़ता है कि हम आरपीएल ट्रेनिंग को इस लोकेशन के अंदर प्रमोट करते हैं, और अगर एसेट को टारगेट मिलता है तो हम अपने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स एसेट को प्रोवाइड करवा पाएंगे। इसमें और उनका जो भी उनकी थोड़ी सी डिटेल्स हमको चाहिए रहती हैं। तो ये बेसिकली उतना टफ है नहीं जितना लग रहा था। मेरे पास में जो फोन्स आए थे हमारे पहले मेल के बाद में, ये कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। अगर PMKY3 के अंदर जो डीएससी का भी स्ट्रक्चर हुआ है, अगर डीएससी भी आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि बेसिकली जो ड्राफ्ट आया था उसमें लिखा था कि मेजर रोल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए भी काउंसलिंग में डीएससी का ही रहेगा, तो हम डीएससी से भी जाके बात कर सकते हैं, और अगर वो फ्रेंडली है और हमको सपोर्ट करने के लिए अपनी लेटर पे लिख दे सकते हैं, तो इट इज वेरी वेल एंटरटेन्ड। ये एक और सैंपल लेटर है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि आरपी ट्रेनिंग डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए हम एनकरेज करते हैं लोकेशन पे, और हम अपने बेस्ट एफर्ट्स प्रोवाइड करेंगे एसेट को इनकेस अगर टारगेट मिलता है तो। ये दोनों लेटर हमको आंध्र प्रदेश से प्रोवाइड किए थे। आंध्र प्रदेश में भी हमने आरपीएल के लिए आरएफपी भरा था PMKY2 के अंदर, और उसमें हमको मोबिलाइजेशन टाइप के लेटर चाहिए थे, तो आंध्र प्रदेश स्टेट टीम ने हमको ये लेटर्स प्रोवाइड किए थे। देन आते हैं हम आरपीएल टाइप 2 के लिए। इनकेस अगर कोई आपको कंपनी ऐसी मिलती है जो आरपीएल टाइप 2 में हमारे साथ में काम करना चाहती है, अपने एम्प्लॉइज को वो ट्रेन कराना चाहते हैं, तो जो उनसे डिटेल्स हमको चाहिए रहेंगी वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली जो डिटेल्स हमको चाहिए रहेगी वो उनका नाम चाहिए रहेगा, कंपनी का नाम जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, उनकी वेबसाइट, स्टॉक डिटेल्स। स्टॉक डिटेल्स में आप ये टेबल देख रहे हैं, इसी टेबल में हमको डिटेल्स फिल करके सबमिट करनी है प्रपोजल में। तो नेम ऑफ स्टॉक हमको देना पड़ेगा, डेजिग्नेशन देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, और ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। इसके अलावा उनका जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है उसकी एक कॉपी लगेगी हमको, ईयर ऑफ इन्फॉर्मेशन हमको उससे पता पड़ जाएगा, एंड लास्ट उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो उनके साथ में काम कर रहे हैं। इसमें उनको दोनों अलग अलग बताने हैं कि उनके साथ में काम करने वाले परमानेंट एम्प्लॉइज कितने हैं और टेम्परेरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं वो कितने हैं। इसके अलावा एक एनेक्सर है जिसमें हमको बताना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर हमारी क्या क्या हेल्प कर रहा है अगर हम उसके यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयर हमको ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है हमको ट्रेनिंग के लिए वो प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। सेकेंड क्वेश्चन के एम्प्लॉयर हमको ट्रेनर भी प्रोवाइड करा रहा है क्या। इसमें फर्स्ट हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें येस करें, और सेकंड वाले में हम नो करें, क्योंकि ट्रेनर्स हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा एक ये इस फॉर्मेट के अंदर आपको डिटेल्स चाहिए रहेगी जो एम्प्लॉइज वो चाहते हैं कि हम उनको आरपीएल ट्रेनिंग कराएं। इसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन एम्प्लॉयर की, जितने एम्प्लॉयर हैं उनके एसोसिएटेड मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स पार्टनर्स, ये नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज। ये अगर हमारे पास में एक से ज्यादा एम्प्लॉयर आते हैं तो उनके लिए हमको करना है। देन एक MOU भी हम साइन कर सकते हैं किसी कंपनी के साथ में। मेरे पास में एक क्वेश्चन आया था कि इसमें कंपनी को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है क्या जिसके एम्प्लॉइज को हम ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। तो अगर हम रूल्स के हिसाब से बात करते हैं तो ऐसा कोई मॉनेटरी बेनिफिट NHC ने डिसाइड नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि हम उनको कोई मल्टी बेनिफिट हम प्रोवाइड करें, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे 1-to-1 टॉक्स करके कर सकते हैं।
और उसी के बेसिस पे हम एक एमओयू डिजाइन कर सकते हैं जिनके साथ में साइन करेंगे। इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन उनको प्रोवाइड करा देंगे कि वो क्या क्या इंफ्रा हमको प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट में वो हमको प्रोवाइड करेंगे क्या, कितने एम्प्लॉयज हमको प्रोवाइड करेंगे, कितने दिन के लिए हमको एम्प्लॉयज उनके चाहिए रहेंगे, हमको ट्रेनिंग के लिए तो चाहिए, उनके साथ में असेसमेंट के लिए भी उनका अटेंडेंस का मैंडेटरी है। ये सारी चीजें एमओयू में लिख के हम करवा सकते हैं। सो मेरी तरफ से यही सब था। इसके अलावा अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो। विपुल सर, हमारे तरफ से मैं प्रशांत पास बिहार स्टेट से बात कर रहा हूँ सर। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है प्रशांत जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, इस पे 2-3 चीजों पे बात करनी थी। जैसे कि आपने कहा कि सर कि ये ट्रेनर जो हमारा होना चाहिए वो टीओटी सर्टिफाइड होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग वैसे ही जॉब रोल को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि जिसमें वो टीओटी सर्टिफाइड है। इसमें सर सिर्फ हमारे तरफ से क्वेरीज है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीएससी का भी गठन हो चुका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डीएससी ने जो अपने तरफ से जो जॉब रोल आइडेंटिफाई किए हैं, क्या वही जॉब रोल के लिए हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज करें या फिर उसके अलावा? फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी वही जॉब रोल रहेगी। हम एक ऐसी लिस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि पैन इंडिया बेसिस पे हमको डीएससी के लिस्टेड जॉब रोल्स मिल जाएं। डीएससी ने कौन कौन सी लोकेशन पे कौन कौन से जॉब रोल प्रोवाइड किए हुए हैं। झारखंड में हमको प्रोवाइड हो गई है वो लिस्ट, और इसके अलावा एमपी में भी है हमारे पास में। हम कोशिश करें तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी वही रहेगी कि डीएससी ने जो जॉब रोल लिस्ट किए हैं उस लोकेशन के अंदर, वो उसी जॉब रोल से हम कोई जॉब रोल शॉर्टलिस्ट करके और टारगेट प्रपोज करें। पर जहां तक मेरी जानकारी है, डीएससी ने जो लिस्ट बनाई है अपनी स्किल मैपिंग की, ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए बनाई हुई। बिल्कुल राइट सर। हाँ। और इसके अलावा एसएससी अगर हमको एक अपनी तरफ से रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड कराती है कि एसएससी से हमारी बात चली है, ऑलमोस्ट सारी एसएससी से हम बात कर रहे हैं और वो हमको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे अगर कोई जॉब रोल लगता है जो उसमें जॉब रोल में नहीं है, उस जॉब रोल के लिए हम एसएससी से एक रिकमेंडेशन लेटर ले लेंगे। तो एसएससी नॉमिनेट करेगी कि हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था उस लोकेशन के अंदर, जिसमें हमको ये फाइंड हुआ कि इस जॉब रोल के लिए आरपीएल की नीड है, और उस रोल के बेसिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं सर। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन ये था, क्वेरीज था, क्वेश्चन करने का मतलब कि जैसे कि इसमें मैंडेटरी है कैंडिडेट का बायोमेट्रिक सर। तो जैसा आपने कहा कि कैंप मोड में ऑब्वियसली नेटवर्क इश्यूज वगैरह हो सकता है, तो आप लोग एनएसडीसी से क्वेरीज करेंगे। तो क्या ये ट्रेनर के लिए भी मैंडेटरी होगा सर बायोमेट्रिक? सर अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी होगा तो वो दोनों के लिए होगा, ट्रेनर के लिए भी होगा और कैंडिडेट्स के भी होगा। पर अभी तक आरपीएल में कहीं पे भी बायोमेट्रिक का यूज हुआ नहीं है। अभी भी हम यूपीएसडीएम में काम कर रहे हैं, तो अभी उनकी अटेंडेंस मैनुअल ही हो रही है। हमने संकल्प प्रोजेक्ट किया यूपी के अंदर, उसमें भी अटेंडेंस जो थी वो मैनुअल ही थी। बायोमेट्रिक अब तक यूज हुआ नहीं है, तो ये एक इशू रहेगा हमारा। मैंने बात करी थी एनएसडीसी में जो टीम आरपीएल देख रही है, तो उन्होंने कहा था कि एक बार आप जो उनका पोर्टल है वो लाइव होने दीजिए, और उसके बाद में वो सारी क्वेरीज जो है हमारी एड्रेस करेंगे। जहां तक मुझे लगता है ये हो जाएगा कि मैनुअल अटेंडेंस को ये मान लेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम एनएसडीसी के पास में भी कम है, उनको अपने टारगेट कंप्लीट करवाने वास्ते। और अगर कुछ भी टेक्निकल इशू आता है बायोमेट्रिक के अंदर, तो वो टाइम खींचेगा ही, कम नहीं करेगा उसको। ओके सर, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन सिर्फ हमारे लिए और आप मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम लोग किसी सेंटर से अगर बात कर रहे हैं सर, तो उनका एक बड़ा मतलब क्वेश्चन एक चीज ये है कि भाई कि हमें क्या मिलेगा सर। तो ये चीजें अगर ये क्लियर अगर बता दिया जाए तो सर इसमें हम लोग मतलब जो भी हम लोग बात करें अपने जो भी लोगों से या पार्टनर से, तो उनको थोड़ा सा कन्विंस करने में इजी हो जाएगा हम लोग। उस पार्ट में हम लोग जैसे मान लीजिए 1700 मिल रहा है, तो उसमें हमारा प्रेफरेंस होता है किट का, और जो बाकी मोबिलाइजेशन में भी हम हेल्प करेंगे, पर वो केस टू केस सॉर्ट होगा। पर हम 600 to 700 पर कैंडिडेट एटलीस्ट शेयर करेंगे ही। 700 मतलब हो सकता है वो किट मांगने के बाद हमारा 60-40 का रेशियो रहेगा, पर वो केस टू केस थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर।
इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप जिस भी सेक्टर से आप बात कर रहे हैं उनको ये बोल सकते हैं कि अगर उनका रिजल्ट, जैसे हमने उनको बोला कि 500 पर कैंडिडेट आपको हम पे आउट करेंगे। अच्छा, ये पे आउट भी जो आरपीएल का रहता है वो 2 इंस्टॉलमेंट में रहता है, पूरा पैसा एक साथ नहीं आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। 80% पैसा जब हमारा रिजल्ट आउट होता है तो हमको मिलता है, उसके बाद में हमको सर्टिफिकेशन सेरेमनी के फोटोज अपलोड करने पड़ते हैं। ओके सर। वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुला के हमको उनको से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने पड़ते हैं और उनके सर्टिफिकेशन के फोटोज हमको अपलोड करने पड़ते हैं। तो रिमेनिंग जो 20% कॉस्ट रहती है वो सर्टिफिकेशन की फोटोज अपलोड करने के बाद में आती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं किसी भी सेंटर वाले से, सबसे पहले कि आपको 500 टोटल पे आउट करेंगे, उसका भी 800 रुपीज 80% अमाउंट अब आपको जब रिजल्ट ओपन होगा तब देंगे। रिमेनिंग 20% अमाउंट आपको तब देंगे जब आप अपने को सर्टिफिकेशन की फोटो से प्रोवाइड करा दोगे। और अगर आपका रिजल्ट 80% से ऊपर जाता है किसी भी बैच में, तो एडिशनल इंसेंटिव हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके सर, बिल्कुल सर, ठीक है सर। किसी और की क्वेरी है? संजीव सर, ये जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग्स के कैंडिडेट्स लगे हैं नीम और नैप्स में, क्या वो कैंडिडेट्स भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं कि मतलब वो लोग इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं? सर हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ऊपर उनका काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कंपनी के अंदर। अच्छा, मतलब अप्रेंटिसशिप भी हो चलेगा? हाँ सर, हाँ, वो कंडीशनल एम्प्लॉइज के अंदर काउंट हो जाएंगे ना सर। ठीक है। विपुल सर, एक चीज और पूछ रहे थे, जैसे कि रिक्वायर्ड पेरोल लर्निंग जो आरपीएल का जोड़ना, इसमें सर एक चीज कैंडिडेट से क्या हम लोग का जैसे कि वो जो एक्सपीरियंस है उनका, क्या एक्सपीरियंस लेटर वगैरह भी लेना होगा एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन? मांगा नहीं गया है हमसे कैंडिडेट का एक्सपीरियंस लेटर किसी भी जगह पे जी, पर अगर कैंडिडेट देना चाहता है या उसके पास प्रोवाइड है तो हम लेके रख सकते हैं सेपर साइट पे, पर इट इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ओके सर। 68 आवर ब्रिज कोर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी दे रहे हैं अपने को? नहीं सर, मिलता है उसके लिए 68 आवर्स का जो ब्रिज कोर्स कराते हैं उसके लिए हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। एक्चुअली कुछ जगह पे, कुछ लोकेशंस पे मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से काम इसमें पे आउट होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में हमको ये कॉमन कॉस्ट नॉर्म के हिसाब से पैसा मिल जाता है कि 68 आवर्स का जो टोटल पैसा मिलेगा वो पर आवर के बेसिस पे मिलेगा। कुछ में एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है कि 3 से 4 हजार रुपए उनको एक्स्ट्रा मिलता है ओरिएंटेशन कॉस्टिंग के अलावा। पर अभी तो हाल फिलहाल हम सर ओरिएंटेशन में नहीं जाना चाहेंगे। हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब प्रपोज करेंगे टारगेट के लिए तो फिर हम कोशिश करेंगे ब्रिज कोर्स ऐड करें। हेलो, क्योंकि ब्रिज कोर्स का कंटेंट भी हमको डेवलप करना पड़ता है सर। 68 आवर्स में हम क्या पढ़ाएंगे वो एसएससी हमको प्रोवाइड कराती है। तो 12 घंटे का कंटेंट तो फिर भी हमको एसएससी प्रोवाइड करा देती है। 68 आवर्स का जो ब्रिज कोर्स का कंटेंट रहता है वो हमको ही डेवलप करना पड़ता है। ओके ओके। विपुल सर, एक प्रश्न मेरा भी है। जी बताइए ना सर। अच्छा सर, अगर जो भी हम डाटा इकट्ठा करेंगे ट्रेनिंग का, वो अपलोड हम करेंगे या उनसे हार्ड कॉपी में लेके रखेंगे या सॉफ्ट कॉपी देंगे? वो कैसे आपको भेजेंगे? ये आप तब की बात कर रहे हैं जब अपने को टारगेट मिल गया है किसी भी लोकेशन पे। जी, मान लो हमने कहीं से वो डाटा कलेक्ट कर लिया, अलग अलग जगह से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, वो कैसे आप रखेंगे? नहीं तो आप ये डेटा जो है सैंपल्स की बात कर रहे हैं या फिर जब टारगेट मिल जाएगा और फिर जो बैच एनरोल करने पड़ेंगे उस डेटा की बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ फाइनल बात। देखिए नरेंद्र जी, ऐसा है कि सारी चीजें, ऑपरेशन सारे हमारे हेड ऑफिस ही होगा। आपको मोबिलाइज करके ट्रेनिंग देनी है और नॉर्मल फॉर्म में जैसे इंस्पेक्शन हुआ, अगर इन केस कभी हुआ या कोई आया, विजिट आया, फोटोग्राफ्स और ट्रेनिंग, वो सब आपको करनी। सारे ऑपरेशन हमारे हेड ऑफिस से होगा। वो सिंपल फॉर्मेट होता है, एक्सेल का फॉर्मेट होता है जिसमें हम डाटा अपलोड करते हैं, वो हम लोग यहीं से करेंगे। सारी ऑपरेशन, सारी टेक्निकल चीज यहाँ से हैंडल होंगी। सर जैसे आप बोल रहे हैं ना, अगर पंचायतों में हमने ये प्रोग्राम कराना है, हाँ, तो पंचायत में अगर ये कराते हैं, किसी भी सरपंच से या प्रधान से हम कांटेक्ट करते हैं प्रोग्राम को, अगर हम कराते हैं अलग अलग पंचायतों में 20-20 का 30-30 का बैच बिठा के, तो वो लोग भी कहेंगे कि हमारा जो एक्सपेंस होंगे वो कैसे उन तक उनका एक्सपेंस। देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये जो कैंप बोर्ड चला रहे हैं हम वहाँ चला रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास सेंटर है, ठीक है। पर अगर आप कोई प्रपोज करते हैं कि मेरे एक जगह पे सेंटर नहीं है पर हम कैंप कोई स्कूल या कोई
सरकारी ऑफिस या कुछ हम हायर कर रहे हैं तो उसका जो रेंट होगा तो जो हमारी इनकम होगी उसी में से पेबल होगा तो हम देंगे। और इसमें सरपंच और पंचायत का केवल मोबिलाइजेशन डाटा मतलब मोबिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, वो उनका कोई और रोल नहीं है, वो केवल एक पेपर वर्क है। बाकी हमें ही वहां पर मोबिलाइज करना है और हमें ही डाटा कलेक्ट करना है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो मैं थोड़ा सा बताऊं और क्या करना है, हमें कैसे करना है। संजीव सर, ये सर्वे का डेटा अपने को मतलब कैसे पहले लेना पड़ेगा, और अच्छा, सेकंड ये जो सर्वे कराएंगे अपन, सर्वे का क्या हाँ, डेटा हाँ। अपने को इकट्ठा करना पड़ेगा पहले, या डिस्ट्रिक्ट नहीं कमेटी के थ्रू अपन मिलके काम कर सकते हैं? नहीं, देखिए जैसे मैं आपको बोलूं, आपने आरपीएल मान लीजिए रिटेल स्टेट में किसी का या एमपी में या भोपाल में 100 लोगों का लिया है तो 220 लोगों का आपको एक सर्वे करना है, जो सर्वे का फॉर्मेट हमने आपसे शेयर भी किया है, और स्किल गैप निकालना है कि अगर कुछ है। अदरवाइज हम नॉर्मल डिजिटल और मार्केटिंग और हेल्थ इस सब को जोड़ के भी करेंगे, ठीक है। तो उसको सर्वे का फॉर्म आपको हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है, हम एक फॉर्मेट शेयर करेंगे, उसमें आपको डाटा डाल के देना है। इन केस कभी फॉर्म फॉलोअप होता है तो आपके पास वो सर्वे फॉर्म रखा हुआ है। और ये मतलब बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, जेन्युइन और अच्छा करना है। मतलब आप रिलायंस फ्रेश चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, जहां से 10 लोगों का जेन्युइन डाटा लेके सर्वे करके 20 कैंडिडेट का डाटा इकट्ठा करना किसी भी जॉब का कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये पूरा फेक मतलब किसी तरह से कुछ नहीं होगा, जेन्युइन होगा। और उससे अगर स्किल गैप हमें कुछ मिलता है तो हमें हमारे लिए हेल्प होगा कि हाँ हम कुछ जोड़ दें। अदरवाइज फिर मार्केटिंग और हेल्थ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटल और ये सब पे काम करेंगे। पर आप कुछ नया लेके आते तो उसको हम जरूर जोड़ेंगे। ओके, अच्छा एक चीज और सर, कि जैसे ऑलरेडी किसी बच्चे ने, जैसे हम रिलायंस फ्रेश वगैरह गए या किसी एमएनसीज में गए, वहाँ किसी बच्चे ने ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स किया हुआ है, तो वो बच्चा अलाउड होगा अपने वाले काम में? नहीं मतलब सर हो सकता है वो कर सकता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वो कर सकता है, 6 महीने बाद वो किसी दूसरे जॉब रोल के अंदर वो सर्टिफिकेट ले सकता है। मतलब जब से उसने आज की डेट में अगर उसका सर्टिफिकेट किसी जॉब रोल में उसने आरपीएल सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो 6 महीने बाद दोबारा से ट्रेनिंग ले सकता है, लेकिन वो जॉब रोल कोई डिफरेंट होना चाहिए। नहीं, जैसे रिटेल वाले बच्चे मोस्टली रिलायंस फ्रेश वगैरह में मिलते हैं हमें, तो उन्होंने कोई आरपीएल की जगह किसी और टाइप का एनएसडीसी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, या कोई गवर्नमेंट स्किल स्टेट गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो क्या वो बच्चा एप्लीकेबल होगा अपने वाले कोर्स के लिए? सर एनएचजीसी में अगर उसने किसी जॉब रोल का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का हो चाहे वो आरपीएल का हो, है ना, वो उस सर्टिफिकेट की कंप्लीशन डेट के 6 महीने बाद में दोबारा एलिजिबल हो जाता है किसी दूसरे जॉब रोल के अंदर काम ट्रेनिंग लेने के लिए। और अगर किसी ने स्टेट गवर्नमेंट से किया हुआ है कुछ उसने ट्रेनिंग वगैरह, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एनएचजीसी सिर्फ वही कैंडिडेट का डेटा मैप करती है आधार नंबर के हिसाब से जो एनएचजीसी से ट्रेनिंग दी हुई है। सेकंड चीज सर की ये जो अपना कैंप मोड में अपन ने सेटअप लगाएंगे सेंटर का, वहां पे क्या टूल्स इक्विपमेंट चाहिए होंगे? क्या आप सारे टूल्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए जो अपने जनरल गाइडलाइन जो अपनी कहती है उसके हिसाब से कैंप मोड में? नहीं सर ऐसा नहीं है। जो मेन में जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर की हम कहीं पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं ना, तो उसमें हमको 2 या 3 जो सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर वाली मशीन्स रहती हैं वो सिर्फ हमको अरेंज करनी है, वो भी दिखाने के लिए बेसिकली आप कैसे चलाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि 30 कैंडिडेट है तो 30 चाहिए। हाँ, ऐसी अगर रिटेल की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं रिटेल से एसोसिएट की, तो वो एक जो अलमारी के अंदर हमको ये डब्बे वगैरह रखने पड़ते हैं सामान के, तो बारकोड हो, तो सिर्फ वो मतलब जो मेन इक्विपमेंट्स उस जॉब से रिलेटेड है वो शो करते हैं। ओके विपुल सर, ये अगर हम अब स्टार्ट करना चाहें तो वो कैसे मतलब हो पाएगा? या आप वहां से टारगेट देंगे कि हमें स्टेट जो स्किल कमेटी है उसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा, कि कैसे हम गो थ्रू हो पाएंगे इस चीज के लिए? विपुल जी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक नेटवर्क का इशू है कोई। हेलो हेलो, उनकी तरफ से नेटवर्क का इशू है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ। विपुल जी आप हैं? नहीं, नेटवर्क इशू है।
वापस आ रहे। शैलेश जी, मैं दीपेन बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। जी, मेरा बस सवाल ये था कि हाँ, अब मैं इसका आपका सवाल प्रोसेस मैंने कैसे सुन लिया है। शायद विपुल का नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं आपका जवाब दे देता हूँ। हाँ आप हाँ जो हाँ बिल्कुल। आप चाह रहे थे कि कैसे इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो जी इसके लिए जी सबसे पहले आपको आपके लोकल स्टेट, लोकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पता करना रहेगा कि वहाँ पे कितना टारगेट आप प्रपोज कर सकते हैं। या आपकी तरफ से डिमांड रहेगी कि आप किस-किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ-कहाँ किस जॉब रोल को आप प्रपोज कर सकते हैं। ये हम लोग की तरफ से टारगेट आप लोग की तरफ अप्रोच किया जाएगा। हाँ जी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमिटी से मैंने बात कर ली और मुझे पता लग गया कि ये कोर्स वहाँ पर एप्लीकेबल है, चल सकते हैं वहाँ पर। जी, तो जी, बिल्कुल मुझे देखिए क्या करना पड़ेगा उसके बाद? मतलब एक्चुअल देखिए में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भी काफी कई सारे मेंबर हैं। अब कलेक्टर बिल्कुल। वगैरह से मिलना मुश्किल हो पाता है। जो हमारे यहाँ पे डीएम जो बने हुए हैं लोकली, वो अपने कनेक्शन में हैं। जी, तो देखिए उनसे डिस्ट्रिक्ट हमने कमेटी की कोर्स तो की लिस्ट लिस्ट तो बनी है सर। निकाल दी। जी जी हाँ बिल्कुल। अब आपने जैसे कोर्स की सपोज़ करें आपने इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एफटीसीपी के कोर्स की लिस्ट निकाल ली है। जी इसके बाद अगर आपको कोई भी पता चला कि एफटीसीपी जॉब रोल की लिस्ट है लेकिन अपना टेनर नहीं है, तो आपको ये हम्म आइडेंटिफ़ाई करना है कि उनकी लिस्ट और अपने जो टेनर के सर्टिफिकेशन लिस्ट के कौन से जॉब रोल मैच होते हैं, उसके साथ ओके आपको आगे बढ़ना रहेगा। ये लिस्ट विपुल ने आपको बताया था कि हो सकता है कल इवनिंग तक, कल आफ्टरनून तक आपके साथ लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। सर्टिफाइड टीओटी टेनर की लिस्ट किस सेक्टर में, किस जॉब रोल के अंदर लोकेशन में टेनर अपना एबिलिटी है। तो ये ओके दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के आपको आपका डिस्ट्रिक्ट में जॉब रोल आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ना रहेगा। और फिर फिर हम इसके बाद नहीं, आपको उसके बाद जैसे हो जाए तो फिर मैं मतलब फिर टारगेट आपको के लिए आपको किसको फिर बोलूँ? आपको सर फिर आपको सर्वे करना रहेगा और वो शीट विपुल के साथ शेयर करनी रहेगी कि इस अच्छा लोकेशन के अंदर जैसे आपने अजमेर के अंदर आपने सर्वे किया, फिर आपको पता रहेगा कि अजमेर के अंदर आपने एफटीसीपी का सर्वे करा, आपको पता चला आरपीए करना है। ये सर्वे डेटा ये विपुल के साथ आप शेयर करेंगे। क्या कर लिया मैंने करेक्ट। ठीक है ना? अब ये विपुल वापस आ गया, आपको बाकी डिटेल के साथ विपुल बताएँगे। विपुल, ये शैलेश जी का क्वेश्चन था कि मुझे गो थ्रू कैसे होना है टारगेट को लेके? मुझे टारगेट के लिए पहला स्टेप क्या फॉलो करना है? तो बेसिक स्टेप तो मैंने क्लियर कर दिया, बाकी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइट चला गया था ऐसे एचओ का, इसलिए सारे लोग डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं कोई नहीं। जी बताइए कुछ और क्वेरीज हो तो आपकी। नहीं बस वो टारगेट लेने का ही प्रोसेस जानना चाह रहा था। दीपेंद्र जी ने थोड़ा सा हेल्प किया कि भाई किस तरीके से हम टारगेट ले सकते हैं। तो ठीक है सर, एक बार अपन करके देखते हैं। और बच्चों का क्या एक्सपीरियंस का कोई डॉक्यूमेंट तो वो मांगते नहीं है, तो फिर मतलब अपन कोई अगर कैसा डॉक्यूमेंट भी अगर ना मांगे और हमने किसी फ्रेशर बच्चे को ले लिया तो कैसे आइडेंटिफाई होगा सर ये? सर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एनएससी हमसे नहीं मांगती है, NSC किसी का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। फिर भी अगर अपन सेफर साइड के लिए हाँ लेके ले ले रखें। उनसे कोई एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ठीक है नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा एक चीज है, मतलब एट द एंड ये है कि मुझे लगता है कि अगर आपकी क्वेरी सारी क्लियर हो गई हो तो हम थोड़ा सा फास्ट मोड पे जो सर्वे वगैरह का डेटा कलेक्ट करना है वो चालू कर दें। अगर आईपीएल टाइप 2 के लिए हम किसी एम्प्लॉयर को ऐड करना चाहते हैं तो उनसे बात करके और उनकी डिटेल्स ना चालू कर दें, क्योंकि जिस दिन से भी ये पोर्टल लाइव हुआ उसके से फिर 15 दिन का टाइम ही मिलेगा हमको प्रपोजल सबमिशन के लिए। और ये सारे डेटा को कंसोलिडेट करके एक जगह पे इकट्ठा करना, फिर उसके बेसिस पे एसएससी से बात करके ओरिएंटेशन कंटेंट डेवलप करना, पूरा आरएफपी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, बाकी सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सबमिट करने में भी थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि जब तक पोर्टल लाइव हो उससे पहले हमारे पास में जितना रॉ डेटा है वो कलेक्ट हो जाए जिस लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं। टारगेट का 10% ही तो सर्वे होना चाहिए ना विपुल जी? हाँ सर 10%, जो भी प्रपोज टारगेट अपन कर रहे हैं उसका 10%। ये पहले पीएमकेवाई 2 के अंदर तो 5% ही मांगते थे वो, अब इस बार से उन्होंने 10% कर दिया है। 10%। सर ये टारगेट इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? मतलब ऐसा सर कोई हम इशू? कोशिश पूरी कर रहे हैं सर। एसएससी भी हमको, हमारी एसएससी सबसे बात कर रही है, वो भी अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे हमको, क्योंकि वो मेजर एसएससी जो है वो इस टाइम पे जो वेल एस्टेब्लिश्ड टीपीज है उनके साथ में ही आगे जाना चाहती है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अगर हमको टारगेट मिला और उसको हम पूरा कर ना पाए प्रोवाइडेड टाइम में के अंदर, वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आने वाले टाइम के जो टारगेट्स है उनके लिए। हाँ उनके ऊपर, सही बात है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो कांटेक्ट नंबर मेरा आप लोगों के पास में होगा और मेल आईडी भी है। कभी भी किसी भी टाइम पे आप मेरे को फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं सर। आवाज आ रही है विपुल? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आवाज आ रही है अब? विपुल आवाज आ रही है? अब आ रही है।
सर ऐड करें बिल्कुल। हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है अब आ रही है। हाँ सॉरी यहाँ पर थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो गई। मैं समराइज कर देता हूँ। एक्चुअली टाइप 1 के लिए हमें कैंडिडेट मोबिलाइज करने हैं और उसके स्किन गैप देखना है, और मोबिलाइजेशन के लिए हमें लोकल टाइप जैसे पंचायत और पार्षद और सरपंच का एक लेटर लगाना है, एक ये काम है। और उनके सारे सैंपल मैंने हम लोगों ने आपसे शेयर किए। कोई क्वेरी हो तो आप जरूर बताइएगा। और मैं लास्ट ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ऑलरेडी ट्रेनर है, TUT सर्टिफाइड ट्रेनर है और वो जॉब रोल है, वो आपसे शेयर जरूर कर लेता हूँ ताकि हम उसी फील्ड में चलें, ताकि जिसके हमारे पास ट्रेनर हैं और उन्हीं में हम डाटा लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास ट्रेनर है और हम दूसरे जॉब रोल को देख सकते हैं तो वो भी आप अपनी तरफ से देख लें। सेम फार्मूला मैं टाइप 2 मतलब एम्प्लॉयर के लिए भी लगाऊंगा। जो जॉब रोल हमारे पास जॉब रोल के ट्रेनर सर्टिफाइड रखे हैं वो जॉब रोल आपसे शेयर किए जाएंगे। आप उसी में एम्प्लॉयर की डिटेल लेके आएँ ताकि हमें उनसे टारगेट मिले और हम आगे स्मूथली काम कर सकें। क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है, अभी पोर्टल लाइव नहीं हुआ है। 15 तारीख लास्ट डेट थी, वो थोड़ा और एक्सटेंड होगा और शायद 15 की जगह 20 या 25 को हमें टारगेट अलॉट होगा, तो हमें मार्च तक क्लोज करना है। तो ये 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। और आपको कोई भी डाउट हो तो विपुल आप मुझे फोन लगा सकते हैं, पर ये डेडलाइन हमें 10 तारीख है। मतलब हम इसको जो भी मोबिलाइजेशन स्किन गैप या एम्प्लॉय की डिटेल है वो हमें 10 तारीख तक पूरी करनी है। तो सब लोग इसके लिए हम आज मेल भी निकाल देंगे। सब लोग इस चीज को ध्यान रखते हुए टाइम पे कर दें ताकि हम इसको कंपाइल करके डाटा आगे फॉरवर्ड कर सकें। और कोई क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। तो मैं किसी को कुछ कहना है नहीं तो मैं मीटिंग समाप्त करूं। एंड इट इज संदीप जी आप पोस्ट है अभी, शायद आप एंड कर दीजिए मीटिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, थोड़ा देखिए thank कोई you. क्वेरी बताइए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।